Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shadini Shukla and today is 13th of February 2023 Monday. अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। मोटिवेशन ऑफ द डे इज फॉलो योर ड्रीम्स, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप। आज के मिंट पेपर का अभी तक पब्लिकेशन नहीं हुआ है, तो आज के मेन पेपर को हम कवर नहीं करेंगे। देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली ये 6 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड के फ्रंट पेज पे दिए हुए आर्टिकल भी हम शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, डेटा एम्बेसीज एट गिफ्ट मे कीप ओनली नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 प्रिपेयर कर रही है, उसके परव्यू से जो नॉन पर्सनल डेटा सेट्स हैं, स्पेशली ऐसे कंपनीज जो कि डेटा एम्बेसीज के फॉर्म में गिफ्ट सेंटर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप है, उनको इसके परव्यू में नहीं रखा जा सकता है एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो जो डेटा एम्बेसीज हैं जो बेसिकली गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश हैं, उनको अलाउ कर सकती है नॉन पर्सनल डेटा सेट, नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन, नॉन पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए आउटसाइड द कंट्री। तो बेसिकली ये ऐसी कंपनीज को अलाउ किया जाएगा जिनकी कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं। तो द फिजिकल डेटा सेंटर ऑफ ट्रस्टेड नेशंस विच एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ्रॉम लोकल लॉज। और उन सारे डेटा एम्बेसीज के लिए जो कि गिफ्ट या किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस्टेब्लिश हैं, उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी बनाई जाएगी। यानी जो करंट डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें इन डेटा एम्बेसीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 टर्मिनोलॉजी हैं। पहले टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज नॉन पर्सनल डेटा। तो बेसिकली नॉन पर्सनल डेटा रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन, एनी डेटा दैट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन that can used by any company or the third party to identify the individual। तो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को इंश्योर करने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तो होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा जो अदर डेटा और जो अदर इंफॉर्मेशन होती है दैट ऑल कम्स अंडर नॉन पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा सेट, जैसे कि कंज्यूमर शॉपिंग ट्रेंड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन फिगर, टैक्स कलेक्शन इंफॉर्मेशन, ऑल दीज नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिससे कि इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है उसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने की परमिशन दे दी गई है इन डेटा एम्बेसीज को, केवल उन्हीं कंट्रीज़ के डेटा एम्बेसीज को जिनसे इंडिया के ट्रस्टेड रिलेशन हैं। और अगर आपने बजट 24 फॉलो किया तो वहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डेटा एम्बेसीज के सेटअप को फैसिलिटेट करेगी, मोर स्पेसिफिकली इन गिफ्ट सिटी। व्हाट इज गिफ्ट सिटी? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो इसको गिफ्ट IFSC भी बोलते हैं। तो गिफ्ट IFSC में ये डेटा एम्बेसीज को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेशन देगी। और सबसे जो अभी प्राइमरी जो पहला फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ने दिया है वो दिया है एग्जम्पशन फ्रॉम दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। तो बेसिकली ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं जो इंडिया से डेटा कंटिन्यूटी सोल्यूशंस देख रहे हैं, जो जिसमें डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्राइवेसी, डेटा स्टोरेज को लेकर के जिनके डिस्प्यूट है, तो उनको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के थ्रू फैसिलिटेट करेगी इंडियन गवर्नमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन, तो ये डेटा एम्बेसीज बेसिकली होती क्या हैं? तो बेसिकली डेटा एम्बेसी जो होती है एक डेटा सेंटर होते हैं जो कंपनी स्टैब्लिश करती हैं इन देयर होम कंट्री। जो कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है इंडिया में ऑपरेट कर रही है और वो इंडिया से जो डेटा कलेक्ट कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट ये कहती थी बेसिकली जो इंडिया से डेटा जनरेट हो रहा है वो आप उसको इंडिया के ही सर्वर में, डोमेस्टिक सर्वर में ही सेव करेंगे, उसे आउटसाइड द कंट्री आप सेव नहीं कर सकते एज पर द डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा लोकलाइजेशन लॉ। लेकिन डेटा एम्बेसीज को परमिशन होती है कि वो इंडिया से जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, क्रिटिकल डेटा होस्ट का जो भी डेटा जनरेट हो रहा है सर्विसेज से, कंजप्शन से, उसको अब्रॉड स्टैब्लिश कर सकती है, अब्रॉड स्टोर कर सकती है क्रिटिकल डेटा को इन डेटा सेंटर्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड इन अब्रॉड।
और जब उन्हें ज़रूरत हो दे कैन रिकवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा इन एक्सट्रीम डिजास्टरस सिनेरियो। तो क्रिटिकल डेटा फॉर जस्ट लाइक अ बैकअप, कि आप इंडिया में डेटा जनरेट हो रहा है तो आप इंडिया में तो स्टोर करेंगे ही करेंगे, उसका बैकअप जो है वो आप अब्रॉड कि जो डेटा सेंटर्स है वहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं। और जब आपको एक्सट्रीम ज़रूरत हो या ऐसी कोई डिज़ास्टरस सिचुएशन आई तो आप उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। And these types of data embassies have diplomatic immunity. Data embassies enjoy the diplomatic immunity from all the local laws related to data privatization, data privacy, data localization. और इसके लिए एक वियना कन्वेंशन भी साइन हुआ था ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन दैट ग्रांट द डिप्लोमेटिक एजेंट सेफ पैसेज एंड फ्रीडम टू ट्रैवल इन फॉरेन लैंड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम लोकल सूट्स एंड प्रोसिक्यूशन। जनरली वो हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए कोई एजेंट आते हैं तो उनको सेफ पैसेज प्रोवाइड करना उस कंट्री की जिम्मेदारी होती है एज पर दिस कन्वेंशन। तो यही डेटा जो एम्बेसीज हैं इनको भी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी थ्रू दिस कन्वेंशन, और ये अब करंट टेक्नोलॉजी में भी इंक्लूड हो चुका है। और सबसे पहला जो कंट्रीज था दैट इज़ द एस्टोनिया, दैट वाज फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश द डेटा एम्बेसी इन लग्जमबर्ग इन 2017। और सबसे पहले 2018 में बहन ने इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को अपने यहाँ इंक्लूड किया था। अभी धीरे धीरे अदर कंट्रीज में भी एक्सटेंड हो रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एमिड चैट जीपीटी रिवोल्यूशन गवर्नमेंट टू अपग्रेड इंडिया एआई। तो जिस तरीके से एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिस्कशन, डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए आफ्टर दिस चैट जीपीटी लॉन्च, उसके बाद इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग एग्रेसिव प्ले इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसी के फॉर्मेट में इंडिया एआई इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो सभी कंट्रीज, इवन सारे जितने कंट्रीज हैं, जितने कंपनीज हैं, जितने प्लेयर्स हैं, दे ऑल हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अपकमिंग टाइम। सबको पता है कि आगे आने वाला टाइम एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम फिजिक्स का है। उसको देखते हुए कंट्रीज़ जो है वो अपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट जो है वो अपनी अपनी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलप करने फॉर मेकिंग देमसेल्फ सेल्फ रिलायंट ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। इंडिया भी उसमें कहीं पीछे नहीं। तो इंडिया ने भी अपना जो इंडिया एआई इनिशिएटिव है उसको एक्सपेंड करने का प्लान किया है विद द पार्टनरशिप विद इंडियन टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो जिस तरीके से रिवोल्यूशनरी ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिला है जो कि चैट जीपीटी के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उस फील्ड में इंडिया भी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। और इसके लिए इंडिया ने इंडिया एआई इनिशिएटिव को एक्सपेंड किया। और जितनी भी टेक कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनी, जो भी स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली टेक स्टार्टअप्स हैं और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे पार्टनरशिप करने जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट। और 2 ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली इंडिया के इंडिया एआई को एक्सपेंड करने के। पहला, मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। तो बेसिकली विद ट्विन ऑब्जेक्टिव इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in artificial intelligence through the expansion of this India AI initiative. अब कई सारे स्टूडेंट को पता होगा चैट जीपीटी के बारे में, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ना भी जानते। तो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट है या प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली ओपन एआई के थ्रू डेवलप किया गया है एंड इट इज़ आफ्टर इट्स लॉन्च इट इज़ चेंजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप। कंपनीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब आर एक्चुअली रनिंग और आर कॉम्पीटिंग और स्टार्टिंग टू एडवांस देयर चैट बोट्स थ्रू द चैट जीपीटी। तो जिस तरीके से चैट जीपीटी की एंट्री हुई है मार्केट में, उसके बाद से कंट्रीज और चाहे कंपनी से दे ऑल वांट टू डेवलप द सिमिलर चैट बोट फॉर देयर कंपनीज, फॉर देयर कंट्रीज। और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी अनाउंस किया है इसके सर्च इंजन को अपग्रेड करने का। जो बिंग और जो ब्राउज़र है एज, उसको अपग्रेड करेगा माइक्रोसॉफ्ट विद चैट जीपीटी। और इसी मूव ने गूगल को भी फोर्स किया है, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ सर्च इंजन मार्केट। तो गूगल भी इसी तरीके के चैट बॉट और एआई बोट को डेवलप करने जा रहा है आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ चैट जीपीटी। और चाइना में भी जो कंपनीज हैं लाइक बाइडूज आर ऑल्सो गोइंग टू डेवलप द होम ग्रोन चैट बॉट्स। और चाइना तो इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि उसके अपने खुद के होम ग्रोन सर्वर्स हैं, होम ग्रोन मैसेंजर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। तो डेफिनेटली चाइना जैसा कंट्री भी इस पर्टिकुलर रेस पे पीछे नहीं रहना चाहता। तो उनका होम ग्रोन जो चैट बॉक्स है, चैट बॉट है बेसिकली, उसको डेवलप करने जा रही है चाइना की भी कंपनीज थ्रू जीपीटी टेक्नोलॉजी। तो
ChatGPT is basically a न्यूरल मशीन लर्निंग ट्रेनिंग जो कि इंटरनेट यूज़ करता है इन ऑर्डर टू जनरेट एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट ऑन एनी रिलेटेड इशू और ऑन एनी रिलेटेड टॉपिक। आप सिर्फ सिंपली टॉपिक टाइप करिए, जैसे कि अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड सर्च करना है तो अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड या इंडियन इकॉनमी आप डालेंगे उस चैट में तो इमीडिएटली वो जितनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर आउट करके आपको टेक्स्ट के फॉर्म में दे देगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्च और जनरेटिंग द कंटेंट और टेक्स्ट। तो बेसिकली न्यूरल मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के थ्रू ये पॉसिबल होता है और अब कंट्रीज भी इसके बेनिफिट्स और एडवांटेज को रियलाइज करने जा रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द एग्रेसिव artificial intelligence play. 3 new center of excellence has been set up for AI at the top universities और वो एकेडमिया जो है वो इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट पर काम करेंगी। इसी तरह से जो ChatGPT है वो 22 से भी इंटीग्रेट कर दिया गया विच इनेबल द ऑटोमेटेड इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। जो नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसमें भी नई गाइडलाइन सेट करी जा रही हैं फॉर द यूज़ ऑफ नॉन पर्सनल डेटा शेयरिंग, जिससे कि AI को इस्टेब्लिश किया जा सके। जब तक कि आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग डेटा शेयरिंग इनेबल नहीं करेंगे देयर विल बी नो डेवलपमेंट इन AI। व्हाट इज AI? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि लार्ज डेटा पूल जनरेट होता है उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ही जो AI है वो काम करता है। उसी तरीके से AI जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप डेटा शेयरिंग करेंगे नहीं तो AI डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज़ वाई नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो नए गाइडलाइन सेटअप कर रहा है, नए प्रोटोकॉल सेट कर रहा है जिससे कि जो नॉन पर्सनल डेटा शेयरिंग है उसको इनेबल किया जा सके और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप किया जा सके। इसी तरीके से सिंगल पॉइंट एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा भी बनाया जा रहा है विच कैन बी शेयर थ्रू AI। और स्टार्टअप इको के लिए जो गवर्नमेंट है वो केवल वो GPT को ही नहीं जो अदर AI टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। सो दीज आर द एग्रेसिव प्ले दैट इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव इन केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। यूरोपियन बैंक सीक्स 2-year ब्रीदर फॉर ESMA डेडलाइन। तो मई से जो ESMA का डी रिकॉग्निशन है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। हालांकि जो यूरोपियन बैंक्स हैं स्पेशली ऐसे यूरोपियन बैंक्स जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने ESMA जो कि यूरोपियन यूनियन का रेगुलेटर जैसे कि हमारे यहाँ से भी है वैसे वहाँ पर ESMA है तो उन ESMA से उन्होंने एग्जम्पशन मांगा है इन देयर होम कंट्रीज एंड they are asking for extension of this deadline by 2 years। तो बेसिकली ESMA और EOI ने जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने जो डी रिकॉग्निशन किया है वो डी रिकॉग्निशन इस मई 24 से इम्प्लीमेंट होने वाला था। और बेसिकली हम इसके बारे में कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि इस डी रिकॉग्निशन के बाद स्पेशली जो यूरोपियन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा इशू होने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री पता हो तो पता होगा कि रिसेंटली ESMA ने और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंडिया के जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCIL के साथ साथ 5 और एंटिटीज़ को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। क्यों डी रिकॉग्नाइज किया था? क्योंकि इन एंट्रीज ने ESMA और किसी भी फॉरेन एंट्री को परमिशन नहीं दी थी ऑडिटिंग के लिए, ये कह करके कि दिस इज़ द इंडिया सोवरेन मैटर। तो वो बाहर की जो कंपनीज़ हैं, बाहर की जो एजेंसीज़ हैं वो इंडिया की कंपनीज की ऑडिटिंग नहीं कर सकती हैं और इसी के बाद से ESMA ने 6 क्लियरिंग हाउसेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। डी रिकॉग्निशन तो कर दिया ESMA ने, लेकिन उससे जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी वो बेसिकली यूरोपियन बैंक्स को, जैसे यूरोपियन बैंक जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कुछ बैंक्स के नाम जो कि यूरोपियन बैंक्स हैं जिनकी सब्सिडी इंडिया में है, जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत टाइम से बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी गए थे। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मैटर डिस्कस किया था ESMA से, बट एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। तो जो डेडलाइन थी वो 1 मई थी 2023 और फिलहाल RBI इस बात पर बहुत स्ट्रिक्ट है। RBI ने क्लियरली बोल दिया किसी भी फॉरेन एंटिटी को इंडियन कंपनीज की ऑडिटिंग, स्पेशली ऐसी कंपनीज जो कि इंडिया की गवर्नमेंट से बैक्ड है, उनको किसी भी तरह की ऑडिटिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो फाइनली ये जो डेडलाइन है वो 1 मई को 2023 को ख़त्म हो रही है और इसके बाद से जितना भी रिकॉग्निशन है वो इन फोर्स आ जाएगा। और इसीलिए जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो अपने रेगुलेटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस डेडलाइन को 2 साल के लिए एटलीस्ट एक्सटेंड कर दें, जिससे कि वो अपने ऑपरेशन को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएँ, या वो यहाँ से इंडिया से अपना ऑपरेशन ख़त्म कर देंगे, या वो आगे जाकर इस बात की एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि प्रोबेबली 2 साल में RBI और ESMA जो है वो नेगोशिएशन के थ्रू कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे।
हालांकि अब इस पर्टिकुलर इशू में केवल एस्मा और आरबीआई का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं रह गया है, यूरोपियन कमीशन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो इसमें कई सारी पार्टीज हैं, यूरोपियन बैंक्स हैं, यूरोपियन कमीशन है, एस्मा है, आरबीआई है। हालांकि बैंक्स जो हैं, जो यूरोपियन बैंक्स हैं, वो कहना दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी रिमूवल और एनी एग्जाम्पशन। वो सिर्फ 2 साल का पीरियड मांग रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस हिसाब से फिगर आउट करेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर ये डी रिकॉग्निशन कंटिन्यू रहता है। तो लेट अस सी क्या यूरोपियन बैंक को एग्जाम्पशन मिलता है इससे या नहीं। आरबीआई जो है वो सीसीआईएल के ऑडिटिंग के फेवर में नहीं है, आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है। हालांकि एस्मा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यूके नॉर्म्स ऑल्सो इम्प्लाई डी रिकॉग्निशन ऑफ सीसीआईएल। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी एस्मा के बाद ये डिसीजन लिया। सो लेट अस सी what will happen in future। अब देख लेते हैं some short news articles। No breach of law by entities being linked to अडानी मॉरिशस। तो फाइनली मॉरिशस ने बोला है, मॉरिशस गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अडानी कंपनीज मॉरिशस में हैं उन्होंने किसी भी तरह की लॉ ब्रीच नहीं किया, किसी भी तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में कोई भी तरह की फॉर्जरी नहीं करी है। तो 38 जो ग्लोबल कंपनीज है, 11 फंड बीइंग एसोसिएटेड विद अडानी ग्रुप, उनका जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी फ्रॉड या किसी भी तरह का लॉ का ब्रीच या किसी भी तरह की विंडो ड्रेसिंग या किसी भी तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस जो है प्राइमा फेसी देखने को नहीं मिल रही हैं मॉरिशस की कंपनीज में। लिस्टेड अडानी ग्रुप कंपनीज हैव लॉस्ट मोर देन $100 बिलियन इन मार्केट सिंस दिस, रिपोर्ट बाय हिंडनबर्ग्स। हालांकि मॉरिशस की जो गवर्नमेंट है वो इस बात का क्लेम करेगी प्राइमा फेसी देयर इज नो वायलेशन ऑफ और देयर इज नो ब्रीच ऑफ एनी लॉ बाय अडानी ग्रुप कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चिप वोज कंटिन्यू फॉर ऑटो ईएम। तो जो चिप की शॉर्टेज थी वो अभी भी कंटिन्यू है। सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई जो है वो अभी भी नाइटमेयर बना हुआ है। किसके लिए? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, ऐसी इंडस्ट्री जो बेसिकली ऑटो पार्ट जनरेट करती हैं। तो पैंडेमिक के टाइम में जो शॉर्टेज जनरेट हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि उसकी जो सप्लाई है वो प्रॉपर स्मूथ हो गई। हालांकि पहले जैसी क्राइसिस अब नहीं है, लेकिन अभी भी जो उसकी सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं हुई है। अगर हम देखें लॉन्ग वेट करना पड़ रहा है ऑटोमोटिव कंपनीज को फॉर देयर ऑर्डर्स। तो मारुति सुजुकी कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3,63,000 है। इसी तरह से M&M में 2,66,000 एंड इसी तरीके से अदर कंपनीज जो उनमें भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख जस्ट फॉर द वेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया ओवरटेक्स फ्रांस एज यूकेस लार्जेस्ट स्कॉच विस्की मार्केट। तो इंडिया ने फ्रांस को ओवरटेक कर दिया है। किस बात में ओवरटेक कर दिया? टू बिकम द यूके लार्जेस्ट मार्केट फॉर स्कॉच विस्की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो 60% हाइक देखने को मिला है इंपोर्ट में। तो यूके से जो इंपोर्ट आता है उसमें 60% हाइक देखने को मिला है। और इस 60% हाइक के बाद जो इंडिया है वो फ्रांस को ओवरटेक करते हुए यूके के लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है फॉर स्कॉच विस्की। और जो स्कॉच विस्की एसोसिएशन है SWA है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 219 मिलियन और 70 सेंटीलीटर्स बॉटल जो है वो स्कॉच की इंपोर्ट करी हैं कंपेयर टू द फ्रांस 205 मिलियन लास्ट ईयर। तो फ्रांस ने 205, इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 219 मिलियन एंड 70 सेंटीलीटर्स की बॉटल जो है वो इंपोर्ट की। सो इंडिया स्कॉच मार्केट इज मोर देन 200% इन द पास्ट डिकेड्स। इंडिया की जो स्कॉच मार्केट है वो 200% से इंक्रीज हुई है। कंटिन्यूसली ये इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और इंडिया ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टू बी अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मोदी। सो DME स्टैंड्स फॉर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो DME की फर्स्ट फेज़ का इनाग्रेशन करते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है WDFC, किस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसमें किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं और उनका कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर। तो द क्राउन ज्वेल ऑफ इंडियाज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और WDFC। और आप थोड़ा सा जानते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, हम कई बार इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। DME इज वन ऑफ द सेंटर्स मोस्ट एक्सपेंसिव एंड एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर। 246 किलोमीटर का दिल्ली
लाल सौत स्ट्रेच है, एक्सप्रेसवे है विच इनॉग्रेटेड ऑन संडे। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में जो ये ट्रैवल टाइम है उसको अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटा रिड्यूस कर देगा। डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट एंड सो मैनी थिंग। तो थोड़ा सा जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। दिस विल बी द कंट्रीज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे। इट विल रिड्यूस दिल्ली मुंबई डिस्टेंस टू 1242 किलोमीटर फ्रॉम 1424 किलोमीटर। तो बेसिकली दिल्ली मुंबई के बीच के डिस्टेंस को ये रिड्यूस करेगा। अभी इसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट हुआ है जो कि दिल्ली और जयपुर के बीच में है। ट्रैवल टाइम जो है वो 12 घंटे हो जाएगा। अभी कितना है? 24 आवर्स है। कौन कौन से स्टेट्स कवर हो रहे हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और अप्रॉक्सीमेटली 93 PM गति शक्ति इकोनॉमिक नोड्स कनेक्ट हैं, 13 पोर्ट्स कनेक्ट हैं, 8 मेजर एयरपोर्ट्स कनेक्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, और 8 अपकमिंग मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं वो इसमें कनेक्टेड हैं। कई सारे अपकमिंग ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वो, जैसे कि जवाहर एयरपोर्ट, वो अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट, वो सभी अभी पेंडिंग है, वो भी इससे कनेक्ट होंगे। बेसिकली 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होगा, 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे। टोटल जो है वो 12 लेन एक्सपेंडेबल होगा। 15,000 हेक्टेयर की जो लैंड है वो रिक्वायर है इस प्रोजेक्ट के लिए। 94 वे साइड एमिनिटीज, ट्रेवल फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट, डॉर्मेट्रीज, हॉस्पिटल, फूड कोर्ट्स, फ्यूल स्टेशन, कई सारे ट्रक फैसिलिटीज, पार्किंग, गार्बेज, कमर्शियल स्पेस, लॉजिस्टिक पार्क, सब इसमें एंटिसिपेटेड हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के लिए भी, हेलीपैड्स के लिए, ड्रोन के लिए भी पोर्ट्स बनाए जाएंगे। ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से इक्विप होगा ये एक्सप्रेस वे। डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर केबल और गैस पाइपलाइन की भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होगी। एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्सीमेटली 98,298 करोड़ की कॉस्ट एस्टिमेटेड है। 1.2 मिलियन स्टील, 8 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट, 100 मिलियन टन्स ऑफ पर्सनल डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टेटस चेक, दिस इज द कंप्लीशन स्टेटस, expected to be completed in financial year 24। दिल्ली फरीदाबाद जो एक्सप्रेस वे है वो, दिल्ली वडोदरा जो एक्सप्रेस वे है वो कंप्लीट हो जाएगा 2025 में, वडोदरा और मुंबई। तो 2025 और 26 तक इसका कंप्लीशन एंटिसिपेट किया जा रहा है। टिल देन दिस अमाउंट हैज, और दिस पर्टिकुलर वर्क हैज बीन डन। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट DME, क्योंकि अगर अभी इनॉग्रेशन हुआ है तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join me on Telegram channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.